धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा जी। सभी साध संगत जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ आप लोग उसे सुने और उस पर ध्यान दें कि आखिर मैं किस हद तक सही हूँ और किस हद तक गलत हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 25 अगस्त 2017 के बाद हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरु जी जो हर वक्त रहते थे अब वो नहीं है। फिलहाल उनको शासन प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा चुनारिया धाम में रखा हुआ है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ साध संगत जो सच्चाई जानती है उन सच्चाइयों को दुनिया वालों को, लोगों को परोस रही है और इसी बात का ये लोग मुद्दा बनाते हैं। अब मैं आपको आज का किस्सा बता दूं। आज सुबह ब्लॉक गठन के नाम पर हमारे जनपद में और हमारे ब्लॉकों में बाहर से कुछ व्यक्ति जैसे कि सतपाल टोहाना बजाज नाम का एक व्यक्ति है और सतपाल 45 मेंबर, सोनू 45 मेंबर, राम कुमार 45 मेंबर और उनके साथ में एक महेंद्र उत्तराखंड ब्लॉक में, उत्तराखंड से बाजपुर ब्लॉक से 15 मेंबर हैं, वो भी उनके साथ में था। अब घटना क्या है और सच्चाई क्या है? जब से पिताजी गए उसके बाद में संगत दो भागों में बट गई है और संगत कंफ्यूज है कि आखिर हम जाएं तो जाएं, किधर जाएं। कुछ लोगों का मानना यह है कि पिताजी को मैनेजमेंट वालों ने और जो डेरे के अंदर षड्यंत्रकारी है उन्होंने मिलकर फंसाया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब पिताजी ने ही मैनेजमेंट को बनाया था तो आखिर ये पिताजी को कैसे फंसा सकते हैं। अब इन्हीं बातों को ले लेके बीच में प्रसाद भी आता रहा पिताजी का नाम लेके, फिर चिट्ठियां आने लगी और अब खुद पिताजी को ही बनाकर इन लोगों ने गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप भी ध्यान दें कि पिताजी ने साध संगत के जन सैलाब को देखते हुए, साध संगत को बढ़ती हुई मात्रा में देखते हुए पिताजी ने हमारे लिए मैनेजमेंट को बनाया। इस बात को आप भी मानिए, मैं भी मानता हूं कि हाँ, पिताजी ने हमारे लिए मैनेजमेंट को बनाया। अब पिताजी ने मैनेजमेंट को इसलिए बनाया और केवल मैनेजमेंट को नहीं, मैनेजमेंट के बाद 25 मेंबर भी हैं, 15 मेंबर भी हैं, ब्लॉक भंगीदास भी हैं, सुजान बहने भी हैं, गिनेस वेलफेयर के सेवादार भी हैं और बुजुर्ग समिति वाले भाई भी हैं। ये सब जो समितियां बनाई गई, ये जिम्मेवार बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए कि हमारा परिवार 6 करोड़ के पार पहुंच चुका है और अगर हमें कुछ दुख परेशानी हो, कुछ हमारे अंदर शंका हो तो हम एक दूसरे को पूछकर उस बात का स्पष्टीकरण कर सके। अब मैनेजमेंट भी इसीलिए जिम्मेवार है क्योंकि पिताजी ने उनको बनाया कि वो हमारे हर आंसर को रिप्लाई करे। अब पिताजी के जाने के बाद बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए, मीडिया के माध्यम से आए या फिर हमको किसी गैर सत्संगी ने बताए। तो अगर हमने उनको जिम्मेवारों से पूछना चाहा या कभी पूछने की कोशिश की, हमें उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, जबकि हमारे मस्तक पर, हमारे माथे पर एक धब्बा लगा दिया गया कि आप लोग गुरु गद्दार हो, आप लोग गुरु की चुगली करने वाले हो। तो आप मुझे बात बताइए, अगर आपके मन में कोई सवाल आ जाए, आप एक बार इस बात को अपने परिवार के माध्यम से सोचिए। आपके घर के अंदर आपकी माता है, आपके पिता है, आप उस घर के बच्चे हैं। सपोज दैट आपके पिताजी कहीं चले जाए और वो उस घर की जिम्मेवारी आपकी माँ को देकर चले जाए या आपके घर के अंदर बड़ी बहन या बड़े भाई को देकर चले जाए, या फिर इत्तेफाक से आपके पिता के साथ में कोई घटना घट जाए जिसमें कि आप कंफ्यूज हो कि हमारे पिताजी कहाँ हैं या नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अब उसके बाद में अगर आप अपने अंदर की शंका को शांत करना चाहोगे तो किससे सवाल करोगे? या तो उस बड़ी बहन से सवाल करोगे
या फिर बड़े भाई से सवाल करोगे, या फिर अपनी मां से सवाल करोगे? यही बात जो कि तो हमारे डेरे के अंदर आती है। हमारे डेरे के अंदर भी एक मैनेजमेंट है, एक एडम ब्लॉक है, एक 45 मेंबरों का बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि हर स्टेट में काम करता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका गुजरात या फिर आपका पंजाब हो। और उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि वो सात संगत को भगवान मान के, जैसे कि हमारे पिताजी भी सात संगत को भगवान का रूप मानते थे, और सात संगत के सवाल से कभी भी पिताजी ने अपना पीछा नहीं छुड़ाया, और हमेशा सात संगत ने सवाल किया, या फिर किसी मीडिया कर्मी वालों ने सवाल किया, या फिर किसी ऐसे संगठन ने सवाल किया जो कि पूरा पूरा पिताजी को फंसाने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरे गुरुजी ने, मेरे पिताजी ने कभी भी सवाल का जवाब देने से आनाकानी नहीं करी। ऐसा ही कुछ आज मेरे ब्लॉक में देखने को हुआ। जिन जिन व्यक्तियों के मैंने आपको नाम बताए थे, ये लगभग मेरे ब्लॉक में 3 दिन पहले आकर के घूम रहे हैं और गांव गांव में जाकर के यही समझा रहे हैं कि आपको ब्लॉक का पुनर्गठन करना होगा। जो सेवादार है पुराने वाले, उनको चेंज करके आपको नए बनाने होंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। चलो कोई बात नहीं, समय समय पर ये चेंजिंग भी आनी चाहिए। ब्लॉक भंगीदास हो, चाहे 15 मेंबर हो और चाहे फिर 45 मेंबर हो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खामियां भी हैं। जब ये गांव गांव में जाकर घूम रहे थे, मेरा जिला मुजफ्फरनगर है, इसमें 5 ब्लॉक पड़ते हैं, जिसमें खतौली है, मंसूरपुर है, मुजफ्फरनगर, धौलरा, चरथावल, बगरा। इसमें जो भी भंगीदास हैं, इन लोगों ने उनको चेंज भी किया, और उसी के साथ साथ कल ये मेरे ब्लॉक में भी आए थे। तो ये कल का सीन है। कल का सीन मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा था कि उसी वक्त ये अपनी वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन कल मैं थोड़ा सा हरासमेंट था, कल थोड़ा डिप्रेशन में था, नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि कल हमारे साथ में जो पंगा हुआ था वो किस बात को लेकर के हुआ था, या फिर सच्चाई क्या थी, या फिर की लड़ाई थी, वो आप सब समझ जाओगे। जैसे ही कल हम गए, वहां पर बैठे, हम सभी सात संगत वहां पर मौजूद थी, और वहां से सतपाल टोवाना, जो कि बार बार माइक के माध्यम से बोल रहे थे कि आज आपके ब्लॉक में इंटरनेशनल टीम आई है। एक बंदा बोलता है नेशनल टीम, तो दूसरा बोलता है इंटरनेशनल टीम आई है। ऐसा नहीं है कि उनका रेस्पेक्ट नहीं किया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया, काफी अच्छा किया। सभी सात संगत ने मिलके उनके स्वागत में तेले बजाए, जो भी अपने से बना सब कुछ किया। तो जी उनका प्रोग्राम चलता रहा। चलने के बाद ब्लॉक गठन होना था, कोई दिक्कत नहीं, हम सब एग्री थे, होना चाहिए। जैसे ही चलता रहा तो उन्होंने स्टार्टिंग में गुरुजी की बातों को ना लेकर के उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि 5 साल में गुरुजी के साथ में क्या क्या घटनाएं घटी है, या अब तक जो पिताजी पर झूठे मुकदमे लगे थे उनको हमने आगे तक कहां पहुंचाया, ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ सात संगत का माइंड एक ही जगह सेट करने की कोशिश करी कि जो गुरु को नकली बताएगा, जो चिट्ठी को नकली बताएगा, जो प्रसाद को नकली बताएगा, उसको दरगाह में उल्टा करके उसकी खाल उतारी जाएगी। वो अपने वीडियो में बट्टे डाल रहा है, जो दूसरी पार्टी गुरु की बुराई कर रही है उसको भरनी पड़ेगी, वो नरकों में जाएगा। और कुछ नहीं, बात जौन सा भी माइक पर आता बार बार इसी बात को दोबारा रिपीट करता, गुरु गद्दार, गुरु गद्दार, गुरु गद्दार। जो लोग संगत को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके साथ में ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं साथ संगत जी, मेरे ब्लॉक में जब भी वो लोग आते हैं सबसे ज्यादा उनको सवाल हम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा सवाल हम करते हैं। तो आज भी ऐसे ही होना था। जब उन्होंने फार्म दे दिए, हमारे यहां से मुजफ्फरनगर से सोनू 45 मेंबर है, उसने फार्म बांटने शुरू कर दी कि जो सेवा करना चाहता है वो फार्म भर दे। तो मैंने उसको अपने पास अलग से बुलाया और उससे बात करी कि देखिए सोनू जी, चलो ये नियम तो आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं कि फार्म भर के दो, ये तो एक प्रकार से फाउंडेशन है कि अगर कल को कोई बंदा फार्म भर के दे दे और उसको सेवा छोड़नी पड़ जाए तो आप लोग उसको जबरदस्ती कह सकते हो कि तेरे नाम का फार्म भरा हुआ है और हम तुझ पर क्लेम कर देंगे, तू सेवा नहीं छोड़ सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मर्जी सात संगत की है, वो फार्म भरे या ना भरे।
लेकिन मैं एक बात बोलता हूं सोनू जी आपको, जो हमारे यहाँ से 45 मेंबर थे, कि जैसे ही पिताजी ने गठन का जो आयोजन करते थे, उसका एक नियम होता था कि मान के चलो अगर ब्लॉक भंगीदास की सेवा करनी 2 व्यक्ति करना चाह रहे हैं या फिर 3 व्यक्ति करना चाह रहे हैं, तो उनको संगत के सामने पेश किया जाएगा और संगत के सामने ही उन सबके हाथ उठवाए जाएंगे। जबकि उससे थोड़ी देर पहले ही वो माइक के माध्यम से बोल चुके थे कि जो ब्लॉक भंगीदास की 15 मेंबर की सेवा करेगा वो बंदा करेगा जिसके घर में कोई नशा ना होता हो, जिसके घर में कोई नशा ना होता हो, जो अपने घर से अपना खुद का पैसा खर्च कर सके या जिसके पास में गाड़ी हो और जो सेवा में लगातार आता हो, क्योंकि उसके बारे में आपके लोग अच्छी तरीके से बताएंगे। हम आप उठवाएंगे तो आपको उठाने हैं। इसी बात को मैं उससे साझा कर रहा था जो हमारे यहाँ से सोनू 45 मेंबर है। तो उसने कहा भाई जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम फॉर्म भरवा रहे हैं, जितने भी 45 मेंबर होंगे, सॉरी जिनकी जितने भी भंगीदास बनने की इच्छा रखते हुए व्यक्ति होंगे, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 4 हैं, उन सबको स्टेज पर बुलाया जाएगा और फिर हम संगत से हाथ उठवाएंगे कि भाई आप बताओ कि ये बंदा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। जिसके ज्यादा हाथ उठाएंगे हम उसी को एग्री करेंगे और वही आपके ब्लॉक की सेवा करेगा। हम बिल्कुल खुश हुए। ऐसे करते करते उधर राम कुमार 45 मेंबर, मैं आपको बता दूं ये बंदा सिर्फ एक भावना दिखाकर सबसे ज्यादा संगत को भड़काता है और सबसे ज्यादा लड़ाई करता है और आवेश में आता है। इसने लगभग 2 साल पहले भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था हमारे ब्लॉक में, और कल भी ऐसा ही हुआ। जैसा ये कह रहा था, उधर तैयारी चल रही थी, कुछ बहनें जा रही थी फॉर्म भर के, कुछ भाई जा रहे थे, संगत का पंडाल बीच में लगा हुआ था और अंदर इंटरव्यू चल रहे थे कि आप इस लायक हो या नहीं हो। अंदर का वेरिफिकेशन वो लोग कर रहे थे जो बाहर से टीम आई थी, इंटरनेशनल टीम। हम संगत के बीच में बैठे हुए थे, तो बारी बारी से बोल रहे थे कि कोई कविराज भाई माइक पे आ जाए, भजन लगाए, जो भी कविराज भजन लगाना चाहते हैं वो आए। तो साथ संगत जी मैं भी उनके बीच में से उठ के, क्योंकि मेरे को वही पीड़ा लगी हुई थी, मेरे को वो दुख था इस बात का कि अगर कोई गुरु के बारे में जानना चाह रहा है तो आखिर वो गद्दार कैसे हुआ। इस बात को लेकर के मैंने माइक लिया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। जब तक कि मेरी पूरी बात होती, उन्होंने बीच में ही इशारा करके पीछे से उन्होंने मेरे हाथ से माइक छीन लिया और जो बात मैं संगत को बताना चाह रहा था वो बात मेरी संगत को नहीं पहुंच पाई। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आखिर वो मेरी बात कौन है। अगर वो मेरी भी प्लीज साइड बैठे तो कृपया करके मेरी तरफ ध्यान दे करके 2 मिनट मेरी बात सुन ले। देखिए, गुरु को हम सब मानते हैं, माताएं भी, बहनें भी, जिम्मेवार भी, यहाँ तक कि जो आम संगत है वो भी मानती है। मैं जो भी गलत बोलूं उसको रिकॉर्ड किया जाए। शब्द लगाने के लिए कहा। मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट शब्द लगाने एक मिनट रुको ना। भाषण दे रहे क्या? आराम से बोलोगे। भाई माइक को छीन रहे हो, माइक को छीन रहे हो जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। माइक को छीन रहे हो, माइक को छीन रहे हो, माइक को छीन रहे हो, माइक को छीन रहे हो। मेरे पास तो सबूत है, मेरे पास अरे बोल गया माइक खोज लेना अपने 1 घंटे तक आ रहा। नहीं क्या ये कोई गलत चीज है क्या? नहीं आप मेरा हाथ मत लगाओ, दूर होके बात करो। नहीं अरे नहीं भाई को पैर पकड़ रहे हो, हम तुम्हारा पैर पकड़ रहे, हमारा सतगुण ला के दो। नहीं आप अगर डेरे की मर्यादा में है तो आप जाने की तरफ जाए। आप अगर डेरे की मर्यादा में है तो जाने की तरफ जाए। भाइयों की साइड मत आओ, कैसे माइक भाइयों की तरफ मत आओ। बोलो जी बोलो। मेरे पास तो सबूत है। ये कहते हैं कि भाई देखो कि हम लोग गद्दार हैं, मुझको सुनते हैं। मैं रवि नायक, मेरे गांव का नाम सिकंदरपुर है, ब्लॉक मेरा चरपावन। मैं हमेशा इनको सबूत देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी बात सबूत की आती है, जब भी ऐसे माइक घुसते हैं, मारपीट पाते हैं। आज भी राम कुमार 45 मेंबर ने ऐसे किया। इससे 1 साल पहले कहते कि पंचकुला कांड हमने करवाया तो कर ले, क्या करे? ये तरीका होता है जिम्मेवार का, ये तरीका होता है जिम्मेवार का। आज संगत की जिम्मेदारी है, क्या गुरु की जरूरत नहीं है मुझे? अरे मैं आता हूँ, मेरे गांव के 1 हफ्ते में 2 सेवा ब्लॉक में है।
एक हफ्ते में 2 बार मैं यहाँ पे आता हूँ, सत्संग अटेंड करता हूँ, सेवा करता हूँ, सोशल वर्किंग करता हूँ। क्या तरीका है? अरे सब गूंगे बैठ के बैठे, सब गूंगे बन चुके हैं। साध संगत पे उल्लू की मट्टी पड़ चुकी है। किसी को गुरु की जरूरत नहीं है। वो मेरा अधिकार है, मुझे बोलना चाहिए, ठीक है ना? मेरे पीछे क्या आ रहा है? इन्हें दिक्कत क्या है? हरे गाँव में नाम दिक्कत क्या है? किसके? हरे गाँव मेरे गाँव की ना पता करिए, मेरे गाँव की ना करिए मेरा गाँव ये भाई आपके सामने खड़े हैं, आपकी सेवा के लिए आपने से चुने मेरे गाँव में नाम नहीं सकती। पांचकुला गाँव में मेरे गाँव के नाम चर्चा बंद हुई, इसका भाई मेरे गाँव की छोड़ दूं, मेरे गाँव का कोई भी बताता पूरे पूरे ब्लॉक है, लेकिन सामने जवाब दो ना, सामने जवाब दो ना। मैंने क्या गलत बोला जी? तेरे दिमाग क्या गलत बोला? बताओ मैं क्या बोला, मैंने बताओ मेरी बात बताओ। ये इधर एक भाई अपने सवाल पूछ रहा है, उधर ब्लॉक का गठन हो रहा है। ऐसे जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारों का ये कर्तव्य होता है कि एक व्यक्ति को बात को दरकिनार करके और अपने काम का अंजाम देना, ठीक है? ये सामने जो सदस्य खड़े हैं, एक भाई बोलने लगे कि अपने सवाल पूछने लगे, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया, ठीक है? ये देखिए आप, ये जिम्मेवार हैं, ये जिम्मेवार हैं, ये 45 मेंबर हैं, ये 45 मेंबर है। तरीका देखिए संगत से बात करने का, संगत से बात करने का तरीका देखिए, ये देखिए संगत से बात करने का तरीका, संगत से बात करने का तरीका देखिए इन लोगों का। ये हैं 45 मेंबर हैं, ये संगत से बात करने का तरीका देखिए, ये देखिए संगत से बात करने का तरीका। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक बार माइक करना भाई साहब। आपने वीडियो देख ली होगी और काफी हद तक आप समझ भी गए होंगे कि आखिर इस वीडियो में चल क्या रहा है और हम पूछना क्या चाह रहे हैं। तो जब तक कि मेरे हाथ में से माइक छीना और मैं पूछना क्या चाह रहा था, आप ही आज इस वीडियो के माध्यम से वो मेरे सवाल सुन लीजिए। नंबर 1, जो हमको गुरु गद्दार बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि किसी भी कोर्ट का नियम होता है, पूज्य पिताजी को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया और इस बात को बीते हुए लगभग 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि जब हम 6 महीने के बाद ही किसी भी दूसरी कोर्ट को अपनी सुनवाई अपील दायर कर सकते हैं, तो अब तक हमारे डेरे के मैनेजमेंट ने, एडम ब्लॉक ने, ये आप जिम्मेवारों ने अब तक पिताजी के केस को दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए क्यों नहीं डाला? नंबर 1 सवाल ये। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब चिट्ठी में 2 साध्वी नहीं लगभग 40 साध्वियों के नाम थे, तो केवल उन 2 साध्वियों को ही मुद्दा क्यों बनाया गया? आखिर जो में 38 साध्वी थी वे भी डेरे की थी, उनकी पड़ताल कभी क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि वो भी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के नाम पे पूज्य गुरुजी आज तक सजा काट रहे हैं और अब पूज्य पिताजी के नाम पर ही चिट्ठी संगत में बांटी जा रही है। अब ये भी चिट्ठी नकली है। जो भाई कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम गुरु पे विश्वास नहीं करते हो, बिल्कुल गलत। और हम गुरु पे इतना विश्वास करते हैं कि आप सामने बैठो, हम बताएंगे गुरु पे विश्वास किस तरह का होता है। ये नहीं है कि हमने चिट्ठी को नकली बता दिया तो ये हमारे विश्वास में मतलब बीच में रोड़ा बन सकता है, बिल्कुल गलत। चिट्ठी की बात ऐसी है, साथ संगत जी मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पोस्टमैन से पता करोगे, किसी भी जो डाकखाने में जो वर्कर कार्य करते हैं उनसे पता करोगे, कोई भी चिट्ठी अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे तो वो चिट्ठी 3 से 4 दिन का बीच का समय ले लेती है आप तक पहुंचने के लिए, या फिर आप इस चिट्ठी को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हो। लेकिन यहाँ पर चिट्ठी 22 तारीख में भेजी जाती है। अभी आप पिछली चिट्ठी देखोगे 22 तारीख में भेजी गई और 23 तारीख में उसको चिट्ठी को पढ़ दिया गया। स्टार्टिंग वाली जो चिट्ठी होती थी, अब ये कहते हैं कि तुम गलत मानते हो, उस पर चिट्ठी पर मोहर भी है। तो इसका मतलब जो शुरू में चिट्ठी आई थी उन पर मोहर नहीं थी, तो वे चिट्ठी गलत थी। या तो ये चिट्ठी सत्य है, अब जिन पर मोहर है और आप लोग कहते हो कि वे चिट्ठी सत्य थी, इन पर मोहर है, तो इसका मतलब वो चिट्ठी गलत थी, वो चिट्ठी सच्ची नहीं थी जिन पर मोहर नहीं थी।
और जब मोहर थी तो मोहर कुछ चिट्ठियों पर उल्टी मोहर थी और कुछ चिट्ठियों पर जो जेलर है सुनील सांगवान उसके सिग्नेचर भी नहीं थे। ये हमारा सवाल। और एक मेन सवाल ये था कि जो पुनर्गठन के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस बात पर भी प्रकाश डाल दूं। देखिए, मेरे यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ता है, मुजफ्फरनगर जनपद में ब्लॉक पड़ता है धोलरा। वहां से शिव कुमार जी ब्लॉक भंगीदास से, उनको हटा करके विकास को भंगीदास बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, पुनर्गठन हुआ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हमारा ब्लॉक था मंसूरपुर, उसके दो भाई थे, एक तो था विनोद और दूसरा था धर्म सिंह। वे दोनों भाई अब से लगभग 2.5 साल पहले मेरे यहाँ ब्लॉक में मोहित गुप्ता जी आए थे, उनको सुनने के लिए आए थे, जिसमें वहां के जो भंगीदास जी थे उनका काफी विरोध किया गया और उनको फिलहाल के दौर में भंगीदास के पद से हटा दिया गया। और सुनने के लिए वो बंदा भी आया था धर्म सिंह, उसको नहीं हटाया गया, बल्कि उसको वहां पर जो 15 मेंबर को ऊपर एक जिम्मेवार होता है उसको वो पद दे दिया गया। ऐसा ही तीसरा नाम है मेरे ब्लॉक का, मेरा ब्लॉक चौथावल है। हमारे यहाँ से भंगीदास जी है, वरुण भंगीदास जी, उनको हटा करके एक टीटू भाई है उनको बना दिया गया। बाकी मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, पुनर्गठन हुआ, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन इसके बाद एक राजनीति है बहुत बड़ी, एक कड़वा सच है। अगर आप सुनोगे तो आपको शायद वो बात ना पच पाए, लेकिन वो सच बात है कि ऐसा ही पश्चिम मुजफ्फरनगर में भी 2 ब्लॉक हैं, उसमें जो पश्चिम ब्लॉक है उसके भंगीदास जी हैं बलराम। बलराम को उसके पद से नहीं हटाया गया। क्यों? क्योंकि जो मेरे यहाँ का सोनू 45 मेंबर है और बलराम ब्लॉक भंगीदास हैं, उन दोनों के आपस में मामा और बुआ का नाता है और वे लोग वही कार्य करते हैं जो कि उनको एडम ब्लॉक कहता है, जो उनको मैनेजमेंट कहता है। ये बलराम के बयान थे लगभग 3 महीने पहले कि हमको गुरुजी से क्या लेना, गुरुजी तो हमारे दिल में है, जब आएंगे आ जाएंगे, बाकी मस्ती तो आ रही है ना, गुरुजी से क्या लेना है। ये उस भंगीदास के बयान थे। तो ये जो पुनर्गठन हुआ, ये जबरदस्ती का गठन हुआ। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कैसे हम अपनी बात को रख रहे हैं बार बार बारी बारी से, और वो लोग बार बार नारे लगवा रहे हैं और आनन फानन में, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता, वो चापलूस लोग हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि सच्चाई क्या है। उनको मीटिंग करी व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, उनको सूचना लगी कि आप ब्लॉकों में जाओ और जो पुराने भंगीदास हैं या जो लोग सच्चाई को जानना चाहते हो उनको हटाओ। साथ संगत जी, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आज आप करके देख लीजिए, आप कितने भी बड़े सेवादार हो, कितने भी आप इनकी चापलूसी कर रहे हो, बस आप कभी चिट्ठी का और गुरुजी के ऊपर सवाल उठा के देखिए। आप सच को जानने की कोशिश कीजिए कि असली क्या है, नकली क्या है, झट क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। आप भी गुरु गद्दार घोषित हो जाओगे। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप एक बार करके देख लेना। सिर्फ यही गुरु गद्दारी है। हमने कोई दोष नहीं किया, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, बस हमारी फिक्र यही है कि जब पिताजी अपनी मूवी में ये बोलते थे कि बेटा हम अपनी मूवी बना रहे हैं, ये 100% सच है, इसमें कॉमेडी भी है और ये हमारे जीवन पर आधारित मूवी है, तो इसका मतलब उस मूवी के अंदर फिर वो मुस्कान जो लड़की है जिसको पिताजी उठाते थे, वो लड़की भी बिल्कुल सच है। और लास्ट में वो लड़की मारने के लिए पिताजी को मंच पर ही चली जाती है कि पिताजी मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूं, मैं एक टेररिस्ट हूं, मैं एक आतंकवादी हूं, भेजा गया था मुझे आपको मारने के लिए। इसका मतलब वो बात भी सच है। पिताजी की साइकिल में बॉम्ब लगा दिया जाता है, इसका मतलब वो बात भी सच है। ड्रग्स माफिया गुरुजी को मारने के लिए उस व्यक्ति को अपने डेरे के अंदर भेजते हैं, वो बात भी सच है। और आदिवासियों का जो इनका कोटा होता है, जो एक प्रकार से इनको मिलने वाला फंड होता है, उसको सरकार खत्म करना चाहती है और पिताजी आदिवासियों को समझाने के लिए वहां पर जाते हैं और सरकार किस तरह से पिताजी को मारने के लिए तैयार हो जाती है, इसका मतलब वो भी बात सच है। तो आपको समझना होगा कि मेरे गुरु ने कभी भी जिंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला। वो सच्चा संत इस दुनिया का रखवाला है, इस दुनिया को बनाने वाला है, इस दुनिया को समझाने वाला है।
लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शंका ये भी होती होगी कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं, जब उस सृष्टि का बनाने वाला ही खुद सब कुछ देख रहा है, वो जो करेगा खुद कर देगा। संगत जी, ऐसा नहीं है। सतगुरु कभी चमत्कार नहीं करेगा। सतगुरु के लिए आपको माध्यम बनना पड़ेगा। वो आपके अंदर ताकत देगा। आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, आपको कचहरी में भी जाना पड़ेगा, आपको भारत के इस गंदे कानून को भी बदलना होगा, जो संविधान का नाजायज फायदा उठाकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े बड़े मोटे पेट वाले ताकतवर लोग आज गरीबों का हक खा रहे हैं। आपको उनको वो हक भी दिलवाना होगा। ऐसा नहीं है। आप जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनके ग्रुप में हो, अगर आप पिताजी के सच्चाई जानने की कोशिश करोगे, आपको ये लोग ग्रुप से ब्लॉक कर देंगे, आपको ब्लॉक में ग्रुप गद्दार घोषित कर देंगे। तो संगत जी, बस ये मेरा मानना था कि अगर आपको इतना कुछ चल रहा है, अगर आपको ये भी देख कर आपकी आंख नहीं खुलती, तो आपकी आंख कब खुलेगी? आखिर आप कब जागोगे? आपको जागना होगा। हमारे गुरुजी, हमारे सतगुरु जी आपकी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आपकी जरूरत है। जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे, उस दिन आप देखना कि आपके सामने सच्चाई जरूर आएगी। क्या मैं सत्संगी नहीं हूं? मैं सत्संगी नहीं हूं, ये मेरा लॉकेट है। क्या मैं अपने नाम चर्चा घर के अंदर, क्या मैंने कभी परमार्थ नहीं करा? क्या मैं कभी डेरे नहीं गया? क्या मैंने कभी सेवा नहीं करी? और जब सब कुछ किया, सब कुछ करा, तो क्या मैं अपने गुरु के बारे में ये नहीं जान सकता कि आज तक मेरे गुरु के साथ में क्या घटना घटी? क्या सच है, क्या झूठ है? मेरे अंदर जो शंकाएं पैदा हो रही है, आप उनका निस्तारण कर दीजिए। और मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि लास्ट में आकर के जो यहां से हमारे चीफ 45 मेंबर सतपाल, वो क्या बोलते हैं, रवि भाई, आपकी टीम के और आपकी बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपकी बात इतनी गहरी है। बस आप सतगुरु पे छोड़ दीजिए, जो करेगा वो ही भरेगा। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो सतपाल 45 मेंबर है, उनको सब जानकारी है, उनको पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्या जो वे लोग इनके साथ में मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या सतपाल जी उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, वो चिट्ठी जो है वो झूठी है, जो वहां से पिताजी के नाम से प्रसाद भेजा जाता है वो झूठा है, वो सच प्रसाद नहीं है। इनको यही मालूम नहीं है कि उस प्रसाद को लेके आता कौन है। वकील लेके आते हैं और डेरे की मैनेजमेंट लेके आते हैं। अरे अंधभक्तों, जो लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको अंधभक्त बोल रहा हूं। एक बार आप ये तो सोच लीजिए कि जब तुम्हारे हिसाब से असली वाले गुरुजी यहां पर 1 महीना अपनी जमानत के बेस पर आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों से दिन रात बातें करी, हर रोज इंस्टाग्राम पर आकर के लाइव भी उन्होंने सत्संग करे, लाइव आप लोगों को प्रवचन सुनाए, तो उनके जाने के 13 दिन बाद ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो उन्हें चिट्ठी में लिखनी पड़ी? क्या आपने कभी सोचा? ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो उन्हें चिट्ठी के माध्यम से लिखनी पड़ी? और सबसे पहले चिट्ठी जो आती है उसमें माता जी के इलाज के बारे में पूछते हैं कि आएंगे माता जी के इलाज कराएंगे। क्या आप साथ संगत के सामने माता जी को बिठा करके बात करी? क्या माता जी का जो स्वास्थ्य था उनका हालचाल जाना? और जब असली वाले गुरुजी जेल से बाहर आए तो क्या जो शाही परिवार था उनसे मिलने की कोशिश की? नहीं की ना। क्यों? क्या उनके हालात जानने चाहे कि शाही परिवार किस तरीके से हमारा इंडिया छोड़ के जा रहा है और बाहर जाकर के यूरोप में उन्होंने अपना घर बना लिया, वहां पे रहने लगा? क्या कभी इन्होंने पूछना चाहा? नहीं चाहा ना। क्यों? क्योंकि ये नकली और जो असली, जो इसका खेल है, यही आपको समझना होगा। और कोई बात नहीं है, हम गुरु गद्दार नहीं है। आपका मन जहां भी करे, जिससे भी करे, बड़े प्यार से हम तो उनको भी कल यही विनती कर रहे थे कि जो हमारे सवाल हैं आप इनका जवाब दे दीजिए। हम अपने कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपने जो ब्लॉक गठन किया ये बिल्कुल गलत किया। आपने पिताजी के बिल्कुल विपरीत जाकर के ब्लॉक गठन किया, क्योंकि मेरे पिताजी की बनाई हुई प्रक्रिया ये नहीं थी ब्लॉक गठन करने की और ब्लॉक में जो भंगीदास बनते थे उनको बनाने की। साथ संगत से पूछा नहीं गया। एक तरफ जो उनके फेवर की बहनें थी
या 2-4 भाई थे, उन्होंने हाथ उठाया। बाकी साध संगत को यह भी नहीं पता चला अभी तक कि हमारे ब्लॉक का भंगीदास कौन है। क्यों? क्योंकि उधर हमारी बहस चल रही थी, उधर हम उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, और उधर उन्होंने आनंद फानन में तुरंत जो भी उनको वहां से ड्यूटी मिली थी तुरंत भंगीदास बना करके चले गए। और आज मेरे ब्लॉक की स्थिति यह है कि मेरे ब्लॉक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा वो जो गुरु के बारे में जानना चाहता है कि मेरा गुरु कहां है, मेरे गुरु पे क्या बीत रही है, सच क्या है, झूठ क्या है, और एक हिस्सा वो जो गुरु के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता है। चाहे अब आप देख लीजिए कि हमारे माइंड, साध संगत के माइंड किस स्तर तक गलत हो गए हैं और हमारे माइंड किस स्तर तक सेट हो गए हैं। आज साध संगत खुद अपनी जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम चल रही है उन पर सवाल खड़ी करती है कि हाई कोर्ट सही है, हाई कोर्ट ने आपको लताड़ लगा दिया है, सीबीआई कोर्ट सही है, सीबीआई कोर्ट ने आपको लताड़ लगा दिया है। आपके हिसाब से तो फिर जो कोर्ट ने पिताजी के साथ में किया वो बिल्कुल सही था। आपके हिसाब से जो वकीलों ने पिताजी के साथ में किया वो बिल्कुल सही था। आपके हिसाब से जो जगजीत सिंह ने किया, जो जज था सीबीआई कोर्ट का, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आज आप लोग इस तरह अपनी बयानबाजी करते हो कि जो भी कोर्ट कर रही है वो सही कर रही है, जो सीबीआई कोर्ट कर रही है वो सही कर रही है, जो हमको न्यूज रिपोर्टर दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कल को मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कुछ दिन के बाद आपका दिमाग यही काम करने लगेगा कि जो मैनेजमेंट कर रही है वो सही कर रही है, जो मीडिया कर्मी कर रही है वो सही कर रहे हैं, कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहा है। पिताजी ने ही उन साधियों का यौन शोषण किया था। आप लोग कल को इस बयानबाजी को भी देने लगोगे और फिर भी आप लोग कहोगे कि नहीं हम तो अपनी जगह सही हैं जी। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे वो उस काम को कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, वो हमारे जिम्मेवार हैं, आप सबके जिम्मेवार हैं। डेरे में जो घटनाक्रम चलता है वो लोग उसके भी जिम्मेवार हैं, उसकी भी जवाबदेही उनकी बनती है। 2017 पंचकुला कांड में उससे पहले डेरे का चेयरपर्सन कौन था और आज कौन है, क्या आपने कभी जानना चाहा? उससे पहले जो डेरे का चेयरपर्सन था विपासना इंसा की, आज वो कहां है, किस हालत में है? और अगर इस व्यक्ति को डॉक्टर नैन को चेयरपर्सन बनाया तो किसने बनाया और इसकी जवाबदेही क्या है? आपने कभी पूछा? डेरे की प्रवक्ता संदीपा कौर इंसा, क्या आपने उससे कभी पूछा? क्या उसने कभी डेरे के पक्ष में आकर के अपना स्टेटमेंट दिया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे पिताजी पर जो केस लगाए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे हैं, रेत की दीवार की तरह फूंक मारेंगे उड़ जाएंगे? क्या कभी उसने अपने स्टेटमेंट दिया? क्या हनीप्रीत ने आज तक कभी बाहर आकर बोला? जब वो आई थी आप बड़े खुश होते थे ना कि बब्बर शेर की बेटी आई है, लेकिन दोस्तों आप देख लेना जिस दिन ये खाल उतरेगी ना, समझ रहे कौन सी खाल बोल रहा हूं मैं, जिस खाल के अंदर ये भेड़िया छुप के बैठा है, उस दिन आपको समझ आएगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि ये लोग शेर की खाल पहना करके आपको शेर का रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का स्टेटस, इन लोगों की पर्सनैलिटी अब वो नहीं है कि सच्चाई से आपको सीना तान करके जवाब दे सके। 7 मई 2022 को मेरे यहां पर लगभग 7:45 मेंबर आए थे और उनसे हमारी 4.5 घंटा मीटिंग हुई थी। वो लोग अपने मुंह से बयान करते हैं कि हमारे डेरे के साथ में जो भी घटना घटी वो भाजपा सरकार ने करी, उनकी बदौलत सब कुछ हुआ, पंचकुला में मारे गए लोग उनकी वजह से, पिताजी को जेल हुई उनकी वजह से। जब उन्होंने ये सवाल हमारे सामने रख दिया तो हम कौन सा जवाब करेंगे? आप भी सुन लीजिए। मैंने कहा आप अपना स्टेटमेंट चेंज मत कीजिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सब कुछ भाजपा सरकार की वजह से हुआ। आप भी मानते हो? कह रहे जी बिल्कुल मानते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि पंजाब में हमारे डेरे की राजनीति विंग ने भाजपा सरकार से पैसा लेकर के संगत की वोटों को क्यों बेच दिया? उत्तर प्रदेश में
हमारे डेरे के राजनीति विंग ने भाजपा सरकार से पैसा लेकर के संगत का वोट क्यों बेच दिया। और यहां तक नहीं, पंजाब में तो हमको 3-3 पार्टी को बेचा गया। साथ संगत जी मैं आपको बता दूं, 3-3 पार्टी को हमको बेचा गया है। भाजपा को भी बेचा गया, तो कांग्रेस को बेचा गया, और तीसरी पार्टी और भी थी। अब रही हमारी बात, तो हमको बोलते हैं कि नहीं ऐसा यूपी में नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ। 10 फरवरी को मेरे यहाँ पे इलेक्शन था मुजफ्फरनगर का, 7 तीसरे चरण का, और 8 फरवरी की रात को मेरे यहाँ पर 25 मेंबर किशोरी लाल इंसाफ मुजफ्फरनगर से टेम्पो लेके आता है। साथ में उसमें कुछ बहनें आती हैं, और कुछ में साथ में उसके 45 मेंबर, शायद मेरे उसका चेहरा याद है, नाम नहीं याद है, और वो संगत के बीच में जाता है और भाजपा को वोट देने के लिए कहता है। तो इसका मतलब तो फिर इन लोगों का भी इसमें हिस्सा है। अगर ये लोगों ने भाजपा सरकार को हमारी वोट बेची है, तो जब इनको जानकारी है तो ये लोग साथ क्यों दे रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं। पिताजी ने कहा कि अगर कोई हमारे मतलब का नहीं है तो नोटा दबा दीजिए। हर राजनीति भी हमारा शोषण करती है, हर तरीके से हमारा शोषण करती है, हमको झूठे सपने दिखाती है, हमारा शोषण करती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं किसी एक विशेष पार्टी पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारी हितकारी पार्टी कोई नहीं हो सकती। हमारा हितकारी अगर कोई है तो वो मेरा सच्चा सतगुरु है, वो मेरा रहबर, वो मेरा मुर्शिद कामिल, वो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आज अफसोस होता है तो इस बात का होता है कि जब मेरा सतगुरु सोचता होगा तो क्या सोचता होगा कि मैंने बनाए थे मेरी ये संतान, मेरी ये औलाद कि जो बेबाक होके दुनिया को मुंह तोड़ के जवाब देगी। और आज सबसे ज्यादा अगर कोई पीठ पीछे घूमकर भागता है और किसी सवालों के जवाब से भागता है तो डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत है। अगर सबसे लुटेरे, सबसे ठग, सबसे करप्टेड कोई है तो वो डेरा सच्चा की साथ संगत है। कौन सी साथ संगत है? जो उनसे सवालों के जवाब नहीं दे रही है, जिनको सब जानकारी है, वो सवालों के जवाब नहीं दे रही है। उस साथ संगत की बात कर रहा हूं, उस साथ संगत की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल अपने गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। कब को समझोगे आप लोग? आज मेरे पीछे जिस बंदे ने माइक खोसा, छीना माइक, उसका नाम है रामकुमार। लगभग 1.5 साल पहले क्या बोलता था कि पंचकुला कांड हमने करवाया था, कर ले तू क्या करे। ये उसका स्टेटमेंट था, पंचकुला कांड हमने करवाया था, कर ले तू क्या करे। हमने उससे क्या पूछा था? हमने उससे ये पूछा था कि जब आप लोग हमारे ब्लॉक में आए थे और आप लोगों ने कहा था कि जब हमारे पिताजी वहां पर गए हैं तो हमें भी जाना होगा, जब हमारे गुरु, हमारे बाप वहां पर जा रहे हैं तो हम घर रहकर क्या करेंगे। जबकि मेरे पिताजी ने साफ साफ वहां पर जाने की मना करी थी, मेरे गुरु ने साफ साफ जाने की मना करी थी। और जिस वीडियो में मना करी थी उस वीडियो को आईटी विंग के जो जिम्मेवार थे उनको सौंपी गई थी। क्या उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला? नहीं डाला ना। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्लान था। अगर वहां पर संगत नहीं जाती तो संगत का शोषण ना होता, संगत ना ही पिटती, ना ही संगत पर इल्जाम लगते, और ना ही संगत के वहां पर लोग मरते। तो साथ संगत जियो, मैंने उससे क्या पूछा? मैंने उससे पूछा कि जिस दिन 25 अगस्त थी उस दिन आप लोग मुजफ्फरनगर पेंटालूम्स के अंदर बड़े बड़े होटलों के अंदर बैठकर पार्टी कर रहे थे और झूठे मेडिकल बनाकर उन्होंने वहां पर जमा कर दिए थे कि मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती था। कोई भी 45 मेंबर ये साबित कर दे कि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा है, या मेरा वहां पर बेटा मरा है, या मेरी पत्नी मरी है, या कोई भी एडम ब्लॉक या मैनेजमेंट का कोई भी जिम्मेवार ये साबित कर दे कि वहां पर जो हम जिम्मेवार लोग थे हमारे में से भी कोई न कोई मरा है, कोई साबित नहीं कर सकता। अगर वहां पर कोई मरा है तो आप लोग जो सीधे साधे लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, जिनको की चाहिए था अपना सतगुरु, वो लोग वहां पर मरे। 45 मेंबरों के नंबर स्विच ऑफ थे, सबने अपने फोन नंबर स्विच ऑफ किए थे। कहां तक समझोगे आप लोग? कहां तक चुप रहोगे? कब आंख खुलेगी आपकी? आपकी आंख उस दिन खुलेगी जिस दिन वो नकली बेटी बिल्कुल पिताजी को मंच पर मारने के लिए पहुंच जाएगी, या पिताजी पर कोई जानलेवा हमला कर देगी, उस दिन आंख खुलोगी। क्या आप लोग वही सीन देखना चाहते हो कि कोई नकली बेटी जो डेरे में पिताजी को मारने के लिए आई थी वो पिताजी पे कोई अटैक कर दे? क्या आप लोग उसी सीन को देखना चाहते हो?
या फिर आप लोग इससे भी बड़ा कोई अटैक देखना चाहते हो? मित्रों, अगर आज आप लोग समाज में निकलोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि आज तक भी हमारे गुरुजी इस दुनिया वालों की नजरों में आज तक भी जो पिताजी को ऊपर एक धब्बा लगा है, रेपिस्ट, गुंडा, और हम साथ संगत तो कितना कुछ बोलते हैं। आज भी अगर आप कोई पिताजी के बारे में पोस्ट डालोगे, आज भी बहुत सारे मनमुख ऐसे हैं तुरंत कुछ ना कुछ लिख देंगे पिताजी के बारे में। तो क्या हमारे पिताजी की छवि सुधर गई समाज में? क्या उसके जिम्मेवार हम नहीं है? क्या आप लोग कभी घर से बाहर निकले? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी? क्या आपने कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, क्या आपने कभी इनका दरवाजा खटखटाया? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो एक बात है कि मेरे पिताजी मिशन पर है, वो मिशन पूरा करके आएंगे, अपने आप गए थे, खुद पे खुद आ जाएंगे। अरे पिताजी को मिशन पे जाना था तो बलात्कार का इल्जाम लगवा के जाएंगे, लोगों को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगवा कर जाएंगे, लोगों को मारने का, लोगों के किडनी काटने का इल्जाम लगाकर पिताजी जाएंगे, पत्रकारों के मारने के इल्जाम में पिताजी वहां पर जाएंगे, बम फटने के और यहां तक कि बेदबी कांड गुरु ग्रंथ साहिब की। साथ संगत जी, इतना घिनौना काम कौन करेगा? क्या मेरे पिताजी उस इल्जाम को लगवाकर अपने मिशन पर जाएंगे? साथ संगत जी, आपको जागना होगा, आपको समझना होगा। बस यही सवाल थे जो मुझे कल वहां पर पूछने थे। अब इन सवालों को भी सुनने के बाद आप बताओ कि इसमें हम गुरु गद्दार कहां हैं? अगर आज मोहित दिन रात इन सवालों को, या अपने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जितने भी मेंबर हैं, वो दिन रात इन सवालों को पूछते हैं। मैंने बोला मैंने किसको गाली दी? या मोहित भाई बोलते हैं किसको गाली देते हैं? या वीरपाल बहन जी हैं किसको गाली देती हैं? अवतार जी हैं किसको गाली देते हैं? बताइए। आप लोग हमेशा सिर्फ वही सच जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जिसकी सजा अब तक हमारे गुरुजी भुगत रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बता दूं। ओशो नाम के एक बहुत बड़े व्यक्ति, संत हुए हैं, जिनको काफी लोग फॉलो करते थे और उनके वचनों को, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। जब उनके प्रवचन चलते थे तो काफी लोगों का एक जनसमूह बनकर उनको फॉलो करते, सुनते भी थे। लेकिन यही बात कुछ समाज में गंदे लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती और अमेरिका के अंदर ओशो जी को जेल के अंदर डाल दिया गया। और जब जेल के अंदर डाल दिया गया तो संगत के सामने, उनके फॉलोअर्स के सामने एक प्रैक्टिकल किया गया कि आप लोग इनको भगवान मानते हो? कह रहे जी बिल्कुल। आप लोगों का इन पर विश्वास है? कह रहे जी बिल्कुल। इनकी बदौलत आप लोगों के बहुत सारे काज सवरे हैं। किसी का बच्चा नौकरी करने गया तो किसी का बच्चा लेफ्टिनेंट बना, तो किसी का बच्चा कर्नल बना, तो किसी का बच्चा टीचर बना, किसी के घर में झोपड़ी, किसी की झोपड़ी थी तो उसका मकान बना, किसी के पास साइकिल थी तो उसके 5 रुपया कार आई। सिर्फ इनकी बदौलत। संगत कहती है हाँ जी। कह रहे तो कोई बात नहीं, फिर आप देखना। ओशो को साथ संगत के सामने जहर पिला दिया गया। साथ संगत देख रही थी, आंख खोलकर देख रही थी और साथ संगत को विश्वास था कि हमारे ओशो का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे ओशो पूर्ण संत हैं। वो हमारे कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं तो इनका वो जहर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जबकि उधर ओशो जी साथ संगत को समझा रहे थे कि हमें इन लोगों ने करप्टेड बना करके हमको 2 नंबर से जेल के अंदर डाला है, आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग जो ये मक्कड़ जाल बना हुआ है शासन प्रशासन का, आप इसको तोड़िए और कानून प्रक्रिया से हमको बाहर निकालिए। लेकिन नहीं, साथ संगत ने कुछ नहीं करा। साथ संगत का वही अंधविश्वास कि उनको मालूम था कि ओशो जी को जहर पिला दिया गया है। तो दोस्तों, आप यकीन करो या मत करो, ओशो जी महाराज जी का शरीर फट फट कर उस जहर के माध्यम से, वो शायद मेरे हिसाब से पारा था, पारा, ओशो जी महाराज जी का शरीर फट फट कर नीचे गिर गया था।
और वो इस शरीर को त्याग चुके थे, कुछ नहीं। तो क्या आप लोग भी किसी ऐसी घटना को अंजाम दिलवाना चाहते हो? अरे खुद संत जी के वचन है कि वो चमत्कार कभी नहीं करेंगे। हम लोगों को माध्यम बनना पड़ेगा, करेंगे सब कुछ वही, करने वाले सब कुछ वही हैं। जैसे कि महाभारत के अंदर करा सब कुछ श्री कृष्ण भगवान जी ने, लेकिन तीर चलाने का माध्यम कौन बना? अर्जुन। ऐसी आप लोगों को बनना होगा और इन लोगों से सवाल करने होंगे। इनकी जिम्मेवारी है आपके सवालों के जवाब देना। तो दोस्तों, मैंने जो भी सवाल करे आप लोग इनमें देख लीजिए सवाल कौन सा गलत था या कौन सा सही था। यही सवाल कल मुझको उनको जो लोग वहां पर आई थी इंटरनेशनल टीम, उनसे के माध्यम से पूछने थे। मैं उनसे जानना चाह रहा था कि आखिर हम गद्दार कैसे हैं। गुरु को मानने वाले तो हम भी हैं, लेकिन जब भी सच पूछते हैं तो हम गुरु गद्दार बन जाते हैं। तो जब भी आपके ब्लॉक में आए, आपके पास आए, एक बार आप भी हौसला रखे, अपने गुरु की सच्चाई को जानने की कोशिश करे, सच्चाई को पूछने की कोशिश करे। वो सब कुछ करवाने वाला है। आपके अंदर वो बहुत ताकत देगा और आपके अंदर वो जज्बा भी देगा कि आप सीना ठोक के सच्चाई के साथ में खड़े होइए और अपने सवालों को पूछिए। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद।